तो नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जीके जीएस का महासंग्राम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चल रहा है हमारे इस चैनल पर। जो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग हो, चाहे जो हो, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारा जीके जीएस का ये चैनल चलाया जा रहा है, जो हर एग्ज़ाम में आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहा करेगा। दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बेल आइकन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके और बगल में बेल को आइकन को जो है ऑल पर सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और दोस्तों, कल से आप लोगों के लिए गणित का भी वीडियो आएगा, ठीक है, गणित की भी क्लास चलाई जा रही है। तो अगर पूरी की पूरी तैयारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 1946, दूसरा है 1947, तीसरा ऑप्शन बता रहा है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो बताइए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आपको बताना है कि कौन हटा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदन, दूसरा कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, अगर बात करें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यह भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, जो देश में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सीट को क्या कहा जाता है? पहला है सबनेट, दूसरा है ऑक्टेट, तीसरा है सबसेट, चौथा है आईपीसी। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। चलिए, से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों, नेफ्रोलॉजी डॉट 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 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि किसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है? तो गुर्दा के, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुर्दा के, ठीक। ये जिगर, फेफड़ा, ग्रहणी, ये सब गलत है, गुर्दा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ठीक है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? पहला है राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, तीसरा ऑप्शन है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेने पड़ती है, चौथा है अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। तो दोस्तों, विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा जो है वह प्रदर्शित करता है जब वह धनराशि जो सरकार उधार लेनी पड़ती है सरकार को, ठीक है, तो इसे जो है वित्तीय घाटा के रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? पहला ऑप्शन आपको कह रहा है 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत बचाव अभियान, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है भारत और
1998 में, भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण। तो दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा जिसका कोड नाम था वो था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण। ठीक है, यानी कि पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में जो किया गया था उसका जो है कोड नेम था, ऑपरेशन कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मंगल ग्रह को और किस रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है सुबह का तारा, दूसरा है शाम का तारा, तीसरा है लाल ग्रह, चौथा है नीला ग्रह। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल किस लिए? रेड ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बताना है आपको कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन बता रहा है पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर बात करें हार्नबिल त्यौहार की, तो हार्नबिल नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह उत्सव दिसंबर माह में मनाया जाता है। यह उत्सव पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा गांव किसामा में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन नागालैंड। ठीक है, नागालैंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहे हैं वाहनों से होने वाले प्रदूषण, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण, चौथा है मिट्टी प्रदूषण। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यानी भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड्स किसे संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या था। दोस्तों 2016 की एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2015 का ये लिया है 2015 से पूछा गया था 2016 में कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या था। तो बताना है आपको दक्षिण गंगोत्री या मैत्री या भारती या फिर लोटस। तो दोस्तों 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस जो है वो भारती था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो बताइए आप लोग कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। नींबू पानी, आहारीय सोडा, लवण का घोल या फिर सिरका। तो दोस्तों इसका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम नींबू पानी हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। पहला आपका ऑप्शन है 22.16%, दूसरा ऑप्शन है 25.16%, तीसरा ऑप्शन है 23.16%, चौथा ऑप्शन कह रहा है 24.16%। तो बताना है आप लोगों को, जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 24.16%। ठीक है, 24.16% जो है भारत का हिस्सा वनों से आच्छादित है 2015 के रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था। तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 188, दूसरा है 130, तीसरा है 151, चौथा है 105। तो दोस्तों
14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव सूचकांक विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 130वां था। ठीक है, कौन सा था? 130वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है मंगल ग्रह, दूसरा है बृहस्पति ग्रह, तीसरा है अरुण या यूरेनस ग्रह, चौथा है शनि ग्रह। तो दोस्तों ग्रह के मामला में जो है वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? ठीक है दोस्तों, 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इनमें से बताना है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों वो राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक आबादी वाला राज्य था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 25 दिसंबर, दूसरा है 17 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 25 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी। तो दोस्तों कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 30 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संबंध में कौन सा भिन्न है? तो बताना है आपको भारतीय संसद के संबंध में कौन सा भिन्न है। पहला है बजट सत्र, दूसरा है ग्रीष्म सत्र, तीसरा है मानसून सत्र, चौथा है शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों इसमें ग्रीष्म सत्र जो है वो भारतीय संसद के संबंध से भिन्न है, इसका कोई लेना देना भारतीय संसद के संबंध में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है RMAB दवा किस बीमारी में काम आती है? तो बताइए RMAB दवा जो है वो किस बीमारी के काम आती है? पहला है मलेरिया रोधी दवा, दूसरा है रेबीज रोधी दवा, तीसरा है डेंगू रोधी दवा, चौथा है मधुमेह रोधी दवा। तो दोस्तों RMAB जो दवा है वो रेबीज रोधी दवा होती है। ठीक है, यानी कि कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, कुत्ते के काटने से पूछा जाता है कौन सा रोग होता है, तो रेबीज रोग होता है। ठीक है, तो RMAB जो है वो रेबीज रोधी दवा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला है वाटर पोलो, दूसरा है रग्बी, तीसरा है पोलो, चौथा है बेसबॉल। तो बताइए आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों बेसबॉल जो है वो USA का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है जॉन डाल्टन, चौथा है स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन, और इन्होंने ही गति के विषय में 3 नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो बताइए किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है नेपाल, चौथा कह रहा है श्रीलंका। दोस्तों 4 देश हैं, चारों देशों की मुद्राएं जो है रुपया हैं। ठीक है, जो 4 देश इस ऑप्शन में दिए गए हैं चारों देशों की मुद्राएं रुपया हैं। तो यही कह रहा है कि कौन सा देश सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहता है? तो भारत में भी पैसा कहा जाता है सबसे छोटे सिक्के को, पाकिस्तान में भी कहा जाता है, नेपाल में भी कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका में दोस्तों सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो बताना है आप लोगों को कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। पहला है 26/1/1950, दूसरा है 15/8/1947,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है 22/8/1947। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/1/1950। तो बताइए कि किस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उसी दिन से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो 26 जनवरी मनाई जाती है वो संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में कैसे भोजन जाता है। पहला है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। दूसरा है पाचन यानी कि डाइजेशन। तीसरा है आत्मात्करण यानी कि एसिमिलेशन। चौथा है निष्कासन यानी कि एलिमिनेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में जो भोजन जाता है वो इंजेशन के द्वारा यानी कि अंतर्ग्रहण के द्वारा जाता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम में भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। पहला है असेंबली लैंग्वेज। दूसरा है POP3। तीसरा है C++। चौथा है जावा। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है इनमें से वो प्रोग्राम में भाषाओं के समूह का सदस्य जो नहीं है वो है POP3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। पहला है SECR। दूसरा है ECR। तीसरा है NWR। चौथा है EWR। तो दोस्तों आपका EWR जो है वो सही हो जाएगा यानी कि EWR जो है वो भारतीय रेलवे का कोई जोन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। पहला है विश्वनाथानंद। दूसरा है एडमंड हिलेरी। तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। चौथा है सुनील गावस्कर। तो बताइए आप लोग कि किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 26वें प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आप लोगों का कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो बताइए आप लोग कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। पहला है रेडियम। दूसरा है एक्सरे। तीसरा है बारूद। चौथा है सौर प्रणाली। तो बताइए दोस्तों किसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बारूद का। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था। दोस्तों स्वीडिश रसायनज्ञ एवं इंजीनियर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट यानी कि बारूद का आविष्कार किया। इनकी याद में 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके उपलक्ष्य में की गई। तो अल्फ्रेड नोबेल के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि नेट तटस्थता का क्या अर्थ है। यानी कि नेट तटस्थता का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को रोकना। दूसरा कह रहा है कि इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त करना। तीसरा है इंटरनेट कंपनियों द्वारा मुख्य सेवाओं की पेशकश। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट तटस्थता के तहत यह माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कोई भी कंपनी इंटरनेट पर हर प्रकार के डाटा को समान दर्जा देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताना है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उससे पहले भी भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था यही बताना है आपको। तो दोस्तों चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1962, 1963, 1964 या फिर 1965। तो दोस्तों वो युद्ध 1965 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था 1965 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला और आपका आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है
कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, पानीपत में जो रिफाइनरी है वो किस कंपनी के अंतर्गत आती है। पहला है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है HPCL, तीसरा है BPCL, चौथा है ONGC। तो बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों पानीपत की जो रिफाइनरी है वो IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।